जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है और महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आपको आज कुछ विशेष जानकारी देंगे। पहली बात तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं स्नेह। आज हम विशेष रूप से जानकारी ये देंगे कि ये मकर संक्रांति पर्व मनाया क्यों जाता है, इसके धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या क्या हैं। हमारा उद्देश्य पूर्ण रूप से आपको विशेष रूप से लगभग ज्ञात स्रोतों के अनुसार जानकारी देना है और अधिक से अधिक ये कोशिश है कि इसमें से भी आपके कंपटीशन के अर्थात एग्जाम के महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या बन सकते हैं और उन्हें आप जानेंगे कि हमारे भारतीय परंपरा में जो त्यौहार हैं यानी सभ्यता और संस्कृति से संबंध रखने वाले कौन कौन से हैं जो कि सवाल बन सकते हैं और इसमें छुपे होते हैं, जिनको हम आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। तो आज उनको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मकर संक्रांति हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है, इसके धार्मिक और वैज्ञानिक तर्क क्या क्या हैं। तो पहली बात तो उसके पहले आप सभी को बता दें कि जो लोग भी हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग ध्यान दें। वनडे की किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित जो बैचेज हैं सभी अलग अलग बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ बैचेज हैं जो प्रारंभ होने हैं, जिसके लिए हमने एक विशेष प्रकार से अलग अलग बड़े ही अच्छे अध्यापकों का एक संगठन जो है बनाया है और लगभग यह प्रक्रिया अभी जारी भी है, जिसमें कानपुर, इलाहाबाद, रायबरेली और उत्तर प्रदेश के अन्य अलग अलग जिलों से संबंध रखने वाले महत्वपूर्ण अध्यापक रायबरेली में आप सबके लिए उपस्थित होंगे, जो अपनी सेवा देंगे, जिससे आप सबके भी भविष्य जो है स्वर्णिम होगा। जिसके लिए आप सभी आरओ, एआरओ, जीआईसी प्रवक्ता, जिसमें से जीएस, फिजिक्स और इतिहास की क्लासेज अभी उपलब्ध हैं, अर्थात जीआईसी प्रवक्ता में अभी जीएस की, फिजिक्स और इतिहास की क्लासेज उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कराई जाएगी, जो कि क्लासेज अभी जल्द ही जनवरी के अंत तक प्रारंभ हो जाएंगी। और वनडे में एसएससी के शानदार बैचेज चल रहे हैं, जिनमें से आप जानते हैं दिल्ली पुलिस और एमटीएस की फार्म शीघ्र ही आने को हैं। इनकी भी क्लासेज जल्द ही शुरू की जाएंगी, जिनमें से अभी एसएससी सीएचएसएल का शानदार बैच और यूपीएसआई जनवरी के अंत तक क्लासेज इसकी शुरू हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी सीएचएसएल 2 बैचेज प्रेजेंट टाइम पर लगातार संचालित किए जा रहे हैं और अन्य बैचेज शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप सभी अधिक से अधिक और जल्द से जल्द यदि इच्छुक हैं तो बैचेज ज्वाइन करिए। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप अपने फ्यूचर के लिए फ्यूचर पर विश्वास करेंगे तो आपको ध्यान रहे, आपको निराशाएं नहीं देखनी पड़ेंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। सफलता की 100% जिम्मेदारी ये मेरी है, जो कि रायबरेली का ऐसा करने वाला एकमात्र संस्थान है और ये भविष्य में ये साबित करके दिखाएगा भी। चलिए अब हम देखते हैं आज मकर संक्रांति के संबंध में कुछ विशेष जानकारियाँ। देखिए, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, इसके पहले तो हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, एक लाइन है, कहा गया जो स्वयं को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। ध्यान रहे, अगर आप स्वयं को जान पाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है
तो आप समझ सकते हैं दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप सीख नहीं सकते हैं, बल्कि कहा ही गया है कि शिक्षा लेने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमें हमारी ये सोच पर निर्भर करता है कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। और देखिए, वक्त की गर्दिशों का गम मत करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। कहने का मतलब, वक्त की गर्दिशों का गम मत करो, हौसले मुश्किलों में ही पलते हैं। ध्यान रहे, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास समस्याएं हैं तो समस्याएं उसी के पास आती हैं जो उनको झेल कर आगे बढ़ सकता है। समस्याएं उसके पास नहीं आती हैं जो उनमें टूटकर बिखर जाते हैं। ये ध्यान रहे। चलिए, तो हमें इस समस्याओं से लड़ना है, ना कि कुछ और। ठीक है, तो देखिए, मकर संक्रांति पर्व की बात करते हैं। तो मकर संक्रांति पर्व के दो पक्ष हैं, एक धार्मिक और एक वैज्ञानिक। पहले तो हम मकर संक्रांति शब्द को देख लेते हैं। ये मकर प्लस संक्रांति, आप जानते हैं एक रेखा होती है, एक राशि होती है मकर संक्रांति। तो मकर प्लस संक्रांति यानी मकर प्लस संक्रांति, अर्थात इस दिन कह सकते हैं कि जो हमारा सूर्य होता है, अभी बस इतना ही जान लो, वैज्ञानिक पक्ष में भी देखेंगे। मकर संक्रांति समझिए कि जो सूर्य है, सूर्य की कलाओं पर निर्भर करता है। जो सूर्य है, ये सूर्य मकर रेखा, अर्थात जो सूर्य होता है, सूर्य मकर रेखा में धनु राशि से प्रवेश होकर के, अर्थात मकर राशि जो होती है, मकर राशि में धनु राशि से क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी जो सूर्य है ये धनु राशि से निकल करके मकर राशि की ओर प्रवेश करता है। तो ध्यान रहे, ऐसी व्यवस्था को हम संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार से इसका नाम रखा गया मकर संक्रांति, और अभी इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं, ये पूरी तरह से यह त्योहार प्रकृति को समर्पित है, जिसमें से संक्रांति सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। यानी एक जो सूर्य है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में अगर प्रवेश करता है, इस व्यवस्था को हम संक्रांति कहते हैं। ठीक है, इसके नामकरण की बात करते हैं तो हम 60 में देखेंगे। इसके नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण इसे जो है भारत की, संपूर्ण भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ देख लेते हैं, गुजरात में इसे उत्तरायण, तमिलनाडु में इसे पोंगल इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, और सकरात इसे राजस्थान, बिहार और झारखंड में बोला जाता है। संक्रांति, उसके बाद है संक्रांति ये आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में बोला जाता है। भोगाली बिहू असम में कहते हैं, असम में तो ऐसे भी जानते हैं बिहू होता है। ठीक है, अगला शिशुर संक्रांत ये कश्मीर घाटी में बोला जाता है। ये पौष संक्रांति पौष माह में होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, इसलिए इसे पौष संक्रांति के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। पंजाब में इसे लाहिड़ी कहते हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे नेपाल में भी इसे मनाया जाता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे देखिए, इस पे कुछ तर्क की पहले बात करेंगे। तो तर्क का मतलब, जिस प्रकार से जो माह होता है ये दो भागों में बटा होता है, दो पक्षों में, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, तो उसी तरह से वर्ष भी दो भागों में बटा होता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन, अर्थात ये सूर्य की गतियां हैं। अभी इनको हम वैज्ञानिक पक्ष में देखते हैं। ठीक है, अभी इतना जानिए केवल। उसके बाद मान्यताएं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश करता है। इसके कुछ धार्मिक कारण हैं। धार्मिक कारण में देखिए, लिखा है मंदार पर्वत का खिचड़ी से क्या संबंध है, अर्थात मकर संक्रांति से क्या संबंध है। तो कहा गया है मंदार पर्वत वही है जिसे सागर मंथन के दौरान इस्तेमाल किया गया था, अर्थात मथनी का कार्य किया गया था। तो इसमें से जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें आप जानते हैं अमृत निकला था, उसको आप जानते हैं पूरी तरह से। तो इसमें विष्णु भगवान जो थे, इन्होंने असुरों का नाश करके इनके सिर को इसी पर्वत के नीचे दबाया था और युद्ध विराम की घोषणा की थी। ये इसका धार्मिक कारण माना जाता है। पहली बात तो हम जान लेते हैं मंदार पर्वत वर्तमान में लोकेशन क्या है। तो मंदार पर्वत वर्तमान के बिहार के
बांकापुर जिले में है, जो भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। अगला धार्मिक कांड, भीष्म पितामह। माना जाता है कि भीष्म पितामह को जब महाभारत में इन्हें मारा गया था तो इनको जानते हैं आप, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो इस प्रकार से इन्होंने इसी दिन अर्थात मकर संक्रांति के ही दिन अपने प्राणों को त्यागा था। और इसी दिन पद्म पुराण के अनुसार गोरखनाथ के एक जो है भिक्षा पात्र था, उसको खिचड़ी से भरा गया था, लेकिन वो भर ना सका था। ठीक है, ये भी मान्यता है। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे अगला है इसका धार्मिक पक्ष, ये कहता है कि सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थितियां क्या होती है। तो हम आप सभी जानते हैं कि जब पूरी पृथ्वी है, पूरी संपूर्ण पृथ्वी को देखा जाए तो इस पर जो है लगभग 3 काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं, जिनमें से जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिणी स्थिति और उत्तरी स्थिति, यानी सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जब प्रवेश करता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं उत्तरायण की स्थिति। इसको अभी हम वैज्ञानिक पक्ष में देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद है अगला, भागीरथी का अनुगमन करते हुए सागर में जब मिलती है, तो ऐसा ये माना जाता है कि इसी दिन जो है गंगा जो होती है ये भागीरथी के पीछे पीछे चलते हुए जाकर के गंगा में मतलब कि सागर में मिली हुई थी। तो ये भी एक धार्मिक मान्यता है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं भागीरथी। भागीरथी की पूर्वज ये इतना ज्यादा परेशान क्यों हुए बेचारे जो है ना, तो इसके लिए हम जान लेते हैं कि भागीरथी जो थे इनके पूर्वज कौन थे। इनके पूर्वज जो है तो ध्यान रखेंगे, भागीरथी के पिता का नाम दिलीप था और दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था, अंशुमान के ही पिता का नाम था सगर। जिसमें से पहले जो है इन्होंने अपने पूर्वजों को तारने के लिए इन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था। और तप करते करते तो कहाँ किया था, गोकर्ण तीर्थ नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या किया था, जिससे ब्रह्मा जी खुश हुए थे। और खुश होने के बाद इनको जो है इनसे वरदान मांगने को कहा था, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि हमारे साम्राज्य को चलाने के लिए एक संतान चाहिए और उसके बाद हमारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए हमें माँ गंगा का जल चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि इतना वेग जो है गंगा जी का, इतना वेग तेज है कि जिसको पृथ्वी सह नहीं पाएगी, अर्थात सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से तुम्हें शंकर की तपस्या करनी होगी। तो इन्होंने शंकर की तपस्या किया था एक अंगूठे पे। आप समझ सकते हैं कि 1 साल में लगभग, है ना, 1 साल लगभग तपस्या किया था शंकर जी की। तो शंकर भी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आकर के अपने पूरे जटाओं के साथ जो उनको गंगा को समेट लिया था। ऐसी धार्मिक मान्यता है, हम नहीं कहते ना, तो वैज्ञानिक प्रमाण है इसका। ठीक है। तो इसमें से फिर से अब संकट ये हुआ कि जिस उद्देश्य से भागीरथी ने गंगा को अवतरित किया वह उद्देश्य तो उनका पूरा ही नहीं हुआ। इनके पूर्वज फिर भी ऐसे के ऐसे रह गए। फिर से तपस्या किया, तब जाकर के शंकर जी अपनी जटाओं से गंगा जी को 7 धाराओं में विभक्त करके छोड़ते हैं, जिनमें से एक इनकी धारा होती है, उनका नाम है, देख लीजिए, इसे कहेंगे हिलादिनी। क्या? हिलादिनी। उसके बाद पावनी, उसके बाद नलिनी। ये 3 धाराएं होती हैं। उसके बाद पूरब की ओर बहने वाली नदियां होती हैं सुचछ, सीता और सिंधु, जिनमें से आप सिंधु को भली भांति जानते हैं। जिनमें से सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम है सिंधु नदी। ये 6 हो गई। और जो 7वीं इनकी धारा थी वह जब अवतरित होती है तो उसमें भागीरथ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद माना जाता है कि दिव्य रथ पर सवार होकर के आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे गंगा जाती थी। और गंगा आप जानते हैं जब एटीट्यूड में थी बहुत तेजी से ना, तो कह सकते हैं कि गंगा एटीट्यूड में अपने थी, तो चलते चलते ये इनके रास्ते में जो भी पड़ता उसे बहा ले जाती। तो रास्ते में इनके एक मुनि का आश्रम था, उन मुनि का नाम था, उनका नाम था जन्हू मुनि। इसको देख लेना आप, ये है जन्हू मुनि। एक जन्हू मुनि का आश्रम पड़ता है। तो जन्हू मुनि जो है क्या करते थे, यज्ञ करते थे। इनकी यज्ञ वेदिका को भी बहा ले गए। जब यज्ञ वेदिका को बहा ले गए तो इससे जो है जन्हू मुनि गुस्सा जाते हैं और गुस्साने के बाद इनके पूरा पनिया पी लेते हैं, अर्थात गंगा जी पूरी तरह से जल से समाप्त हो जाते हैं, इनके पास जल नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से पूरी जितने भगवान थे सब क्या करते हैं, समझाते हैं जन्हू मुनि को, उनकी जो है पूजा करते हैं, तब बताते हैं कि पुत्री मान करके क्षमा कर दीजिए, तब जाकर जन्हू मुनि इनको क्षमा करते हैं। और इस प्रकार से इनको यानी गंगा को माना जाता है कानों से छोड़ते हैं। इस प्रकार से इनका नाम पड़ता है
जन्मसुता यानी पुत्री कहा तो जन्मसुता कहा, और इन्हीं को कानो छोड़ा, इन्हें जन्मकर्णा भी कहते हैं। उसके बाद ये नाम इनका पड़ता है। फिर धीरे धीरे चलते चलते ये पहुंचती हैं पश्चिम बंगाल के, वर्तमान के पश्चिम बंगाल के निकट। वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है, और कपिल मुनि का जब आश्रम है तो जाकर के कपिल मुनि के आश्रम के समीप से जाकर के ये सागर में प्रवेश कर जाती हैं, और सागर में प्रवेश करने के बाद ये 3 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। इस प्रकार से इनका नाम त्रिपथगा पड़ता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान देना ये हिंदी की पर्यायवाची है। ठीक है, हमारा उद्देश्य 1% आपको आह्लादित करना नहीं है। ठीक है, क्या है, इनका नाम 3 भागों में डिवाइड हुई, इस प्रकार से इनका नाम पड़ा त्रिपथगा। उसके बाद ब्रह्मा जी यहीं से खुश होते हैं, और खुश होने के बाद कहते हैं ठीक है भागीरथी, जब तक जो भागीरथ, जब तक ये सागर रहेगा अर्थात समुद्र रहेगा तब तक तुम्हारे पूर्वजों का नाम देवताओं की तरह पूजा जाएगा। और इस प्रकार से गंगा प्लस सागर अर्थात सागर, इन दोनों से मिलाकर के एक नाम बनता है, उसका नाम होता है गंगा सागर, जो वर्तमान के पश्चिम बंगाल प्रांत में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में। यहीं पर मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं, यानी यह हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। जैसे कहते हैं कि वहां पर जाने के बाद हिंदू तर जाते हैं। आप इस मान्यता को समझते होंगे। ये कहाँ लगता है? तो ये कपिल मुनि के आश्रम में लगता है। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी, और इस पे फिर कभी हम आपको भागीरथी पर बात फिर कभी करेंगे। ठीक है, अब इसके देखते हैं हम वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक कारण के लिए अब समझिए, यहाँ से कंपटीशन के बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, अब देखते हैं वैज्ञानिक कारण। बहुत थोड़ा समय और दे दीजिए बस। कुछ वैज्ञानिक तर्क हैं, देखिए कुछ वैज्ञानिक तर्क कौन कौन से हैं जो विशेष प्रकार से आपको याद रखने और इसे ध्यान देना। इस चित्र से आप भली भांति परिचित होंगे, जिससे आप जानते हैं कि इससे कंपटीशन में कितने सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। वैज्ञानिक तर्क तो ये कहता है कि जो मकर संक्रांति होती है, इसमें यानी संक्रांति, तो पहली बात तो हम जानते हैं सूर्य का किसी राशि से किसी राशि में प्रवेश करना ही जो होता है ये संक्रांति कहलाता है। जैसा अभी मैंने बताया था कि जो सूर्य है ये धनु रेखा से निकलकर मकर रेखा यानी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस व्यवस्था को हम संक्रांति कहते हैं। और इस बार जैसे 2023 के अनुसार देखेंगे तो सूर्य 8:43 पर यानी सुबह 8 यानी 12:08 सुबह 8:43 पर जो सूर्य है ये धनु रेखा से यानी धनु रेखा से निकल करके ये मकर रेखा अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश किया। कब? तो ध्यान रखेंगे 8:43 पर सन 2023 यानी वर्तमान समय में 2023 में 8:43 पर यह यानी सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया। और ऐसा ये माना जाता है कि मकर राशि जो होती है इसे शनि देवता का प्रतीक माना जाता है, और शनि देवता को संबंध जोड़ते हैं सूर्य से है। तो इस प्रकार सूर्य का शनिदेव के घर में प्रवेश करने के बाद यहाँ से पूरी तरह से अंधकार मिट जाता है, यानी बुराइयों का अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार से इसे जो है बुराई और नकारात्मकता को समाप्त करने का पर्व भी माना जाता है। ठीक है, इसकी वैज्ञानिक बात देखेंगे तो वर्ष में 2 बार जो होता है आयनांत की घटना होती है। कौन सी? आयनांत की घटना वर्ष में 2 बार होती है। कैसे कैसे? देखो भूगोल में आप सबने पढ़ा होगा कि ये होती है आपकी ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा होती है। आप जानते हैं ये 21 जून और 22 दिसंबर जब हमारा यानी जब सूर्य कर्क रेखा, सूर्य कहाँ आता है? सूर्य आप जानते हैं अधिकांश रूप से कर्क रेखा पर जाता है, अधिकांश रूप से दक्षिण में मकर रेखा पर जाता है। जब सूर्य मकर रेखा से पुनः लौटने लगता है, अर्थात आप जानते हैं सूर्य तो घूमता नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं समझने के लिए। तो ये जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा से प्रवेश करता है सूर्य भूमध्य रेखा की ओर, तो ये धीरे धीरे चलते चलते एक ऐसी स्थिति आती है जो बीच में पहुंच जाता है। तो उसको देखो, इसके यानी कौन सी? मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में जो स्थिति बनेगी लगभग ये बनेगी ऐसे ही। तो जो मध्यवर्ती भाग है ये और आगे जाएंगे धीरे धीरे करके। जब कर्क रेखा से सूर्य लौटता है
तो बीच का ये भाग ये जो होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मकर रेखा, भूमध्य रेखा के मध्य का मध्यवर्ती भाग और कर्क रेखा और भूमध्य रेखा का मध्यवर्ती जो भाग होता है, इनको मिलाने से ये जो एरिया बनता है, ध्यान देंगे, यह एरिया बनता है, यह एरिया, इसको हम कहते हैं संक्रांति, यानी मकर संक्रांति क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को अलग अलग दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में इसी क्षेत्र को शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का आगमन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे आप सबके यहाँ अब इसी समय देखेंगे तो मार्च माह में आ जाएगा, हमारे यहाँ बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा। जैसे इसे शरद ऋतु क्यों कहा गया, जैसे जैसे सूर्य इस तरफ बढ़ रहा है अर्थात भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा है, तैसे तैसे देखेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध में अब क्या होगा, शरद ऋतु का आगमन हो चलेगा। और अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे करके देखिए गर्मी का आगमन हो चुका है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे खिचड़ी के बाद क्या होता है, माना जाता है ठंडी कम होने लगती है, तो ठंडी कम होने लगती है या दक्षिणी गोलार्ध की ओर ठंडी का आगमन हो जाता है। आप इस बात को समझेंगे। ये धीरे धीरे करके यही जब आगे पहुंच जाता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, भूमध्य रेखा पर पहुंचने के बाद जैसे 20 या 21 मार्च को जब पहुंच जाएगा तो पृथ्वी पर जो दिन है और रात है लगभग 12-12 घंटों के होंगे, यानी समान होंगे। तो न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, इस बात को समझ जाएंगे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तैसे तैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। और जब यह 21 जून को पहुंचेगा कर्क रेखा पर पहुंचेगा तो भारत की स्थिति आप जानते हैं, ये कर्क रेखा पर पड़ती है, समझ जाएंगे। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे भयंकर गर्मी होगी। उसी तरह जब 22 दिसंबर होता है तो हमारे आप सबके यहाँ देखिए भयंकर ठंडी होती है, लेकिन यहाँ पर भयंकर रूप से गर्मी पाई जाती है। अब इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, नहीं बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इसको आप जानने के लिए भूगोल की क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेज में, ठीक है, जो विस्तृत रूप से हम वहाँ जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये स्थिति आपको समझ में आई होगी और बेहतर रूप से जानकारी मिली होगी। तो ध्यान रहे, आप सभी इसे विशेष ध्यान देंगे। उत्तरायण और दक्षिणायन का भी जान लीजिए। उत्तरायण क्या होता है, सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध से निकल करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना उत्तरायण कहलाता है। दक्षिणायन सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से निकल करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना, ये दक्षिणायन कहलाता है। आप उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। और हमारी ऑफलाइन बैचेज में आप जरूर से जरूर जुड़े। आपकी सफलता की 100% जिम्मेदारी मेरी होगी। जय हिंद, धन्यवाद।